इस वीडियो में हम लोग हार्टले ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। हार्टले ऑसिलेटर एलसी ट्यून्ड ऑसिलेटर का एक एग्जाम्पल है। ये मैंने सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बनाया है हार्टले ऑसिलेटर का। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने एक एलसी ट्यून्ड सर्किट, पैरेलल एलसी ट्यून्ड सर्किट या कह सकते हैं कि पैरेलल एलसी टैंक सर्किट यूज किया है, जो कि फॉर्म किया गया है एक कैपेसिटर C और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टर्स L1 और L2 से। ये टैंक सर्किट हमने कनेक्ट किया है कलेक्टर और बेस के बीच में। ये टैंक सर्किट हमने कनेक्ट किया है कलेक्टर और बेस के बीच में, और इस टैंक सर्किट के आउटपुट का एक पार्ट हमने इस इंडक्टिव वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू इमीटर और बेस पर अप्लाई किया है। जो आउटपुट वोल्टेज है इस एलसी टैंक सर्किट का, टोटल वोल्टेज जो है उसके एक पार्ट को इस इंडक्टिव वोल्टेज डिवाइडर, जो कि फॉर्म हुआ है L1 और L2 से, इंडक्टिव वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हमने इस टोटल वोल्टेज का एक पार्ट इमीटर और बेस के बीच में अप्लाई किया है। तो इस सर्किट से जो सिग्नल जनरेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी इस एलसी टैंक सर्किट के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। इस सर्किट में R रिप्रेजेंट कर रहा है इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस, प्लस जो इंडक्टर्स यूज हुए हैं इन इंडक्टर्स का रेजिस्टेंस, और इस ऑसिलेटर के लोड का रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस ऑफ दिस ऑसिलेटर। तीनों को कंबाइंड रूप से ये R रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस। सो R इज यूज्ड टू मॉडल द रेजिस्टेंस ऑफ these inductors, resistance of output resistance of this transistor and load resistance of the oscillator। कंबाइंड रूप से ये तीनों को R रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये सर्किट जो सिग्नल जनरेट करेगा उसका फ्रीक्वेंसी इस एक्सप्रेशन से होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल्स 1 अंडर रूट इन ब्रैकेट L1 प्लस L2 इंटू C, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में F नॉट इक्वल्स 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू C। यहाँ पे रेशियो ऑफ L1 डिवाइडेड बाई L2, द रेशियो L1 डिवाइडेड बाई L2 determines the feedback factor and must be adjusted to start the oscillations। हमें L1 और L2 की वैल्यू इस तरह से लेनी है कि जो लूप गेन A इंटू बीटा होगा, जो इस ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर है उसका गेन, और ये जो फीडबैक नेटवर्क हमने बनाया है ये एलसी टैंक सर्किट को यूज करके, तो A इंटू बीटा जो लूप गेन है ये इक्वल्स 1 हो, जो कि साइनसॉइडल ऑसिलेशंस जनरेट करने का क्राइटेरिया है, वर्कहुसेन क्राइटेरिया है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस हार्टले ऑसिलेटर फाइंड करने के लिए हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा। तो हम इस ट्रांजिस्टर को इसके हाइब्रिड पाई मॉडल से रिप्लेस करेंगे और फिर देखते हैं किस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। पहले तो इस ट्रांजिस्टर की जगह पर हम इसका हाइब्रिड पाई मॉडल, तो ये मैंने हाइब्रिड पाई मॉडल यूज किया है, जो यहाँ मैंने डॉटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बनाया है। ये ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड पाई मॉडल है, लेकिन इसमें इनपुट रेजिस्टेंस R पाई, जो यहाँ बेस और इमीटर के बीच में कनेक्ट होता है, उसको निगलेक्ट कर दिया गया है। ऐसा इसलिए
क्योंकि ये जो इंडक्टर है L2, इसका जो इम्पीडेंस होगा वो इस यहाँ जो R पाई कनेक्ट होता है उसके इम्पीडेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। और R पाई और L2 का जो इम्पीडेंस है दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो दोनों, अगर दो हमने रेजिस्टेंस यूज किया है पैरेलल में, तो जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कम्बिनेशन में, उसके नियरली इक्वल्स होता है। तो L2 से जो इम्पीडेंस होगा वो R पाई के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो हमने उसको R पाई को निगलेक्ट कर दिया है और केवल L2 इस इंडक्टर को कंसीडर किया है, और इसके इम्पीडेंस को हम कंसीडर करेंगे एनालिसिस में। तो जैसा आप देख रहे हैं, इमीटर जो कि ग्राउंडेड है और बेस, यहाँ देखिए बेस और इमीटर के बीच में हमने L2 यूज किया है। तो इस सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट में, बेस और ग्राउंड, इमीटर ग्राउंडेड था तो यहाँ पे हमने L2 इंडक्टर लगाया है। और यहाँ देखिए कलेक्टर और इमीटर ग्राउंडेड है, तो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में R लगा हुआ है। इक्विवेलेंट सर्किट में हमने यहाँ देखिए कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में R लगाया है। और कलेक्टर और बेस, यहाँ पे देखिए ये कलेक्टर और इस बेस के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हमने इस सर्किट में, ये कलेक्टर है और ये बेस है, इसके बीच में हमने ये कैपेसिटर लगाया है। और L1 देखिए कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में है, इमीटर के बीच में, तो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में यहाँ हमने L1 लगाया है। और ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में सर्किट बना है, ये इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर है। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने के लिए हमने ट्रांजिस्टर को इसके स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल से रिप्लेस किया है, जो ये रेक्टेंगुलर डॉटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक में शो किया गया है। और इंडक्टर और कैपेसिटर को इस ओरिजिनल सर्किट के कनेक्शन के अकॉर्डिंग हमने रीअरेंज किया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बेस पर वोल्टेज V पाई है, तो यहाँ इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V पाई होगा, क्योंकि ये ग्राउंडेड है और ये बेस से कनेक्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज V पाई होगा। तो हमें निकालना है करंट थ्रू L2, इस इंडक्टर के करंट, इस इंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट थ्रू L2, वोल्टेज V पाई है, और इंडक्टर का इम्पीडेंस आप जानते हैं SL होता है। यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू L2 है, तो SL2 इसका इम्पीडेंस होगा, क्योंकि L2 हेनरी इसका इंडक्टेंस है इस इंडक्टर का। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, वोल्टेज V पाई है और इम्पीडेंस SL2 है, तो ये करंट होगा L2 इक्वल्स V पाई अपॉन SL2। और आप देख रहे हैं कि ये जो करंट इस इंडक्टर में फ्लो हो रहा है और ये जो कैपेसिटर लगा है, दोनों एक ही ब्रांच है, तो यही सेम करंट इस इंडक्टर से भी फ्लो होगा। यहाँ जो V पाई अपॉन SL2 है, यही करंट इससे भी फ्लो होगा, क्योंकि सेम ब्रांच है। तो करंट थ्रू कैपेसिटर इक्वल्स V पाई अपॉन SL2। अब हम यहाँ देखेंगे इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पे वोल्टेज है VC, ये कलेक्टर का पॉइंट है, यहाँ पे वोल्टेज VC है।
यहाँ पे वोल्टेज है, सपोज दैट दिस इज VB, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज VC है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज VB है, जो कि एक्चुअली V पाई के बराबर होगा। करंट हम यहाँ राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो वोल्टेज लिखेंगे VC माइनस VB, और इसमें जो करंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कैपेसिटर के इम्पीडेंस से। तो VC इस पॉइंट का वोल्टेज माइनस VB इस पॉइंट का वोल्टेज इक्वल्स इस कैपेसिटर में जो करंट है V पाई अपान SL2, यहाँ देखिए लिखा है VC माइनस VB इक्वल्स करंट V पाई अपान SL2, ये जो करंट थ्रू कैपेसिटर फ्लो हो रहा है, इनटू इस कैपेसिटर का इम्पीडेंस, क्योंकि B इक्वल्स IZ होता है, तो I तो ये हो गया V पाई अपान SL2 और Z होगा 1 अपान SC। कैपेसिटर का इम्पीडेंस 1 अपान SC होता है और इंडक्टर का इम्पीडेंस SL होता है। तो इस तरह से यहाँ हमने करंट I लिख लिया और कैपेसिटर का इम्पीडेंस 1 अपान SC। तो इससे VC इक्वल्स होगा VB प्लस V पाई अपान SL2 इंटू 1 अपान SC। और यहाँ देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज हमने VB लिया था, जो कि एक्चुअली V पाई के बराबर होगा। तो हम यहाँ VB के जगह पे V पाई लिखेंगे और फिर V पाई हमने कॉमन ले लिया, तो ये हुआ 1 प्लस 1 अपान S स्क्वायर L2C। VC कलेक्टर पर जो वोल्टेज है ये होगा V पाई इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपान S स्क्वायर L2C। अब हम यहाँ कलेक्टर पर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं इस कलेक्टर के पॉइंट पर 4 ब्रांचेज हैं, एक इंडक्टर L1, रजिस्टर R, एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स और ये कैपेसिटर। और इन चारों ब्रांचेज में आउटगोइंग करंट है, तो हम सारे आउटगोइंग करंट का एडिशन 0 हमें पुट करना है। इस नोड पर जितने भी करंट हैं सारे आउटगोइंग हैं, इन सारे करंट का एडिशन हमें 0 करना है। तो इस केसीएल हम पहले इस वाले ब्रांच में देखते हैं करंट कितना है। ये जो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है इसकी वैल्यू है GM V पाई। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है अप्लाइंग KCL एट नोड C। तो सबसे पहला हमने इस ब्रांच का करंट लिया है GM V पाई। देन इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है VC। कलेक्टर का वोल्टेज हमने VC लिया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो होगा VC अपान R। तो यहाँ हमने सेकेंड करंट लिखा है VC अपान R। फिर इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा, इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज VC है और इंडक्टेंस की वैल्यू L1 है, तो इसका जो इम्पीडेंस होगा ये SL1 होगा। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो वोल्टेज अपान इम्पीडेंस मीन्स BC अपान SL1। तो यहाँ हमने देखिए लिखा है थर्ड टर्म BC अपान SL1, और लास्ट टर्म इस कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होगा, तो यहाँ कैपेसिटर में वही करंट फ्लो होगा जो इस इंडक्टर में फ्लो हो रहा है। यहाँ मैंने लिखा है V पाई अपान SL2, यहाँ पहले से लिखा हुआ है करंट थ्रू कैपेसिटर। तो फोर्थ
टर्म में यहाँ हम इस इक्वेशन में लिखेंगे v π/SL2। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ हमने लिखा है GM v π प्लस ये v π/SL2 प्लस, अब यहाँ BC के जगह पर हमने जो ये एक्सप्रेशन फाइंड किया है BC का v π1 प्लस 1/s²L2c, इसको पुट करेंगे तो 1/r, ये 1/r है और BC के जगह पे हमने ये लिखा है। इसी तरह से यहाँ पे हमने 1/SL2 लिखा, ये BC/SL1, तो BC/SL1 के जगह पे हम BC की वैल्यू v π ब्रैकेट में 1 प्लस 1/s²L2c यहाँ से पुट करेंगे और SL2 एज इट इज रहेगा, सॉरी SL1 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ हमने 1/SL1 रखा है। तो इस तरह से इस इक्वेशन में हमने BC की वैल्यू पुट कर दिया है और इसको इक्वल टू 0 कर दिया है। इस इक्वेशन के सारे टर्म में v π है तो v π हमने कॉमन ले लिया है, तो हमको मिला GM प्लस 1/r प्लस 1/s²L2cr प्लस 1/SL1 प्लस 1/SL2 प्लस 1/s³ L1L2c इक्वल 0। इस इक्वेशन को 0 होने के लिए या तो v π 0 हो या सेकेंड टर्म 0 हो या दोनों 0 हो, लेकिन v π 0 हो नहीं सकता है, v π कैन नॉट बी 0 बिकॉज v π इज द वोल्टेज बिटवीन इमिटर एंड बेस। इमिटर को हमने ग्राउंडेड किया था, तो ये और इमिटर और बेस के बीच में हमने जो LC टैंक सर्किट था उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था उसका एक पार्ट यूजिंग इंडक्टिव वोल्टेज डिवाइडर फार्म्ड बाय L1 L2 अप्लाई किया था। जो टैंक सर्किट था उसके वोल्टेज का एक पार्ट हमने इमिटर और बेस पे अप्लाई किया था, तो ये 0 है, हो नहीं सकता है, v π कैन नॉट बी 0। इसलिए इस एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए हम सेकेंड टर्म को 0 इक्वेट करेंगे। सेकेंड टर्म हमारा ये है GM प्लस 1/r प्लस 1/s²L2cr प्लस 1/SL1 प्लस 1/SL2 प्लस 1/s³ L1L2c इक्वल 0। इस इक्वेशन में अब हम पुट करेंगे S इक्वल j ओमेगा। S कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू सिग्मा प्लस j ओमेगा होता है। अगर हम साइनसॉइडल सिग्नल के लिए सिग्मा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि सिग्मा जो कि नेपर्ड फ्रीक्वेंसी है ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड का एक्सपोनेंशियल डीके और एक्सपोनेंशियल राइज और नो वेरिएशन। तो अगर एम्पलीट्यूड में वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, तो सिग्मा 0 होता है। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ S है वहाँ वहाँ हम j ओमेगा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा GM प्लस 1/r प्लस 1/, यहाँ S की जगह पे j² ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से जहाँ जहाँ S है वहाँ वहाँ j ओमेगा पुट करेंगे और फिर इसको अब हम रीअरेंज कर रहे हैं। जितने रियल टर्म है इस एक्सप्रेशन में उसको एक साथ कर लेंगे और इमेजिनरी टर्म एक साथ कर देंगे। तो GM प्लस 1/r यहाँ और ये j² -1 हो जाएगा, तो ये -1/ओमेगा² L2cr। तो ये इतने तो रियल टर्म हो जाएंगे और यहाँ j³ है तो j² इंटू j होगा, j² -1। तो ये जो 3 टर्म है ये इमेजिनरी टर्म होंगे, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ जाएगा
और इसमें हम 1/j ω कॉमन ले रहे हैं। तो 1/j ω जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इन दोनों टर्म से मिलेगा 1/L1 + 1/L2, और इस वाले से मिलेगा -1/j⍵³ L1 L2 C। इन दोनों में हमने 1/j ω कॉमन ले लिया। अब ये इस तरह से हम एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब आप जानते हैं कि किसी भी सर्किट में ऑसिलेशन क्रिएट करने के लिए लूप गेन शुड बी 1, A × β शुड बी 1। तो लूप गेन शुड बी 1 के लिए हमें इस एक्सप्रेशन में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट को जीरो करना होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर ये रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म दोनों जीरो होंगे तभी इसकी वैल्यू जीरो होगी। सो टू स्टार्ट ऑसिलेशंस बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन 1 मस्ट बी जीरो। सबसे पहले हम इमेजिनरी पार्ट को जीरो इक्वेट करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा L1 + L2/L1 L2। तो यहाँ हमने लिखा है इस तरह 1/j⍵0 इन ब्रैकेट L1 + L2/L1 L2 -1/j⍵³ L1 L2 C = 0। हमें रियल टर्म और ये इमेजिनरी टर्म दोनों जीरो करेंगे तभी इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो होगी। अगर एक भी टर्म जीरो नहीं होगा तो इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो हमने सबसे पहले इस इमेजिनरी पार्ट को जीरो किया है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा L1 + L2 = 1/ω02 C। यहाँ से L1 L2, यहाँ L1 L2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ω02 ये होगा 1/C। ω02 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/C L1 + L2। सो ω0 = 1/√C इन ब्रैकेट L1 + L2। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है। ये जो हार्टले ऑसिलेटर हमने बनाया है, इसका जो आउटपुट होगा वो इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करेगा, और इसको अगर हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करें तो F0 = 1/2π√C इन ब्रैकेट L1 + L2 होगा, क्योंकि ω0 = 2πf0। अब हम कंडीशन निकालेंगे कि ये सर्किट ऑसिलेट कब करेगा। इसके लिए इक्वेटिंग रियल पार्ट टू जीरो, इक्वेशन नंबर जो हमने 1 दिया था इसकी रियल पार्ट, इसको हम जीरो इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग रियल पार्ट टू जीरो, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा Gm + 1/R - 1/ω² L2 CR = 0। सो Gm + 1/R = 1/ω02 L2 CR, और ω0 की जगह पे हम ये पुट करेंगे तो ω02 हो जाएगा 1/C L1 L2। तो इस एक्सप्रेशन में ω02 की जगह पे हमने लिखा 1/C L1 + L2, और L2 CR CC कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा Gm + 1/R = ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा तो L1 + L2/L2R, क्योंकि इसमें से C कैंसिल हो जाएगा और L1 + L2 न्यूमरेटर में जाएगा तो L1 + L2/L2R। तो इसको और सिंपल करेंगे तो ये होगा L1/L2R + 1/R।
1/r दोनों साइड में है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा GM इक्वल्स L1/L2R, और L1/L2 इक्वल्स GM/R। GM ट्रांस कंडक्टेंस है, आप जानते ही हैं। तो ये है कंडीशन टू स्टार्ट ऑसिलेशन। फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए ये कंडीशन है, और ऑसिलेशन स्टार्ट करने के लिए हमें GM/R ग्रेटर देन L1/L2 रखना होगा। और जब ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमें L1/L2 इक्वल GM/R करना होगा सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए।